चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, एक तो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा चैप्टर है हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो संजय अग्रहरी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन ये पहले के मुकाबले थोड़ा आसान है, मतलब उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी जितनी कि फर्स्ट में आई। और तीसरा जो चैप्टर है वो एप्लीकेशंस जो है इसके। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, और ये हिंदी में कहेंगे इसको उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर और उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। देखिए, नाम पता होना चाहिए पूरे आपको। अब क्या है, हमारे पास उच्च क्रम हो रहा है, यानी कि dy/dx के साथ साथ d2y/dx2 या d3y/dx3 या उससे भी हायर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने लगेंगी। तो पहली चीज़ तो हमें नाम को देख करके ये समझ में आया कि हायर ऑर्डर मतलब dy/dx, d2/dx2, d3/dx3 ये सब हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या इनके स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, मतलब जैसे dy/dx का स्क्वायर हो जाए या dy/dx का क्यूब हो जाए, मतलब डिग्री क्या हो सकती है, क्यूब हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि लीनियर होना चाहिए, मतलब रैखिक अवकल समीकरण होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जितने भी ये जो डेरिवेटिव्स होंगे आपके, ये सब सिंगल पावर में होने चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे ये dy/dx और d2/dx2 इनके कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं। तो वो कोफिशिएंट्स जो हैं वो अचर गुणांक होने चाहिए इनके साथ। अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई इक्वेशन लिख दें dy/dx प्लस d2/dx2 प्लस समथिंग, तो यहाँ पे x² ऐसे करके लिख दें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होने चाहिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसलिए मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इस तरह से होना चाहिए। उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण, और गुणांक उसमें क्या है, अचर गुणांकों वाले उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। इसका नाम इस तरह से होना चाहिए था, अचर गुणांकों वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपके क्लास में नाम इसलिए चल जाएगा ना क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको, या मतलब जिनमें x² x³ या इस तरह के फंक्शंस का मल्टीप्लाई है वो क्वेश्चन है ही नहीं सिलेबस में आपके, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे मान लिया वही बात हो गई ना कि एक क्लास में अमित आया, एडमिशन ले लिया, फिर दूसरा अमित आया, उसने भी एडमिशन ले लिया, तीसरा अमित आया, उसने भी एडमिशन ले लिया, तो इस अमित को अमित 1 कह दिया जाएगा, इस अमित को अमित 2 कह दिया जाएगा, इस अमित को अमित 3 कह लिया जाएगा। लेकिन मान लिया सपोज़ ये 2 लोग नाम कटा के भाग गए, तो फिर तब उस अमित को नाम अमित 1 नहीं कहा जाएगा, उसको तो फिर अमित ही कह दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ऐसा होता कि इसके कंपैरिजन में कोई और भी चैप्टर होता हमारे पास जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो वेरिएबल भी हो सकते थे, तो उस केस में फिर यहाँ पे नाम सही करके लिखा जाता, ठीक है ना। इसलिए अभी यहाँ कोई अकेला अपने आप में है तो जैसा चाहो इसको लिख सकते हो, उसमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होना चाहिए इस चैप्टर में, ये कुछ थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात की जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको, ठीक है ना। हम थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही सबसे अच्छा होना चाहिए। आप पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, पहली बार अपनी नज़रों से रिवाइज़ करेंगे दोबारा तो बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जब आप पढ़ लेंगे सब कुछ और फिर आप ये वीडियो देखेंगे जो चल रहा है इस टाइम पे, तो आपको लगेगा कि अनावश्यक रूप से ये खींच दिया गया है। लेकिन बात वही है ना, आज पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो आज आपको जो है वो डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। परिभाषा लिखिए, ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर व उसके सभी अवकलज एक घात के होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक घात से कंफ्यूज मत होइएगा,
एक घात का मतलब ये नहीं कि सबकी घात एक जैसी है ना, एक घात डिग्री 1। लैंग्वेज पढ़ के ऐसा भी लग सकता है ना कि एक घात मतलब एक जैसी घात हो, कि सब 2 2 2 2 हो जाए पावर, या 3 3 3 पावर हो जाए, वो एक जैसी घात, वो नहीं है सेंस। एक घात का मतलब है सिंगल पावर का मतलब है, ठीक है ना। ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर व उसके सभी अवकलज एक घात के होते हैं, कॉमा, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। एक एग्जांपल पहले मैं लिख ही देता हूँ। d2y/dx2 प्लस p/dx प्लस q/y इज इक्वल टू x। तो अब हमने जो अभी तक लिखा है वो केवल हमने लीनियर टर्म को एक्सप्लेन किया है। रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण वो होती हैं जिनमें डेरिवेटिव्स, ये देखिए डेरिवेटिव्स हैं, और परतंत्र चर ये है। परतंत्र चर y के डेरिवेटिव्स dy/dx, dy/dx2, ये सब एक घात के सिंगल पावर हो। देखिए ये होल स्क्वायर नहीं है, ये डबल डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। होल स्क्वायर नहीं है, ये भी होल स्क्वायर नहीं है, ये भी सब सिंगल पावर के हैं। तो ये चीज़ जो आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अभी केवल हमने लीनियर इक्वेशन देखी है, हैविंग हायर ऑर्डर और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये चीज़ हम अभी लिखेंगे। अभी ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए लिख दी है। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, और यदि अवकलजों के गुणांक, जो भी अवकलज हैं d/dx, d2/dx2, अवकलजों के गुणांक अचर राशियां हैं, तब वे अचर गुणांकों वाली उच्च क्रम की अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाली उच्च क्रम की रेखीय अवकल समीकरण कहलाती हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ऊपर वाली जो 3 लाइनें लिखी थी, ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर व उसके सभी अवकलज एक घात के होते हैं, कॉमा, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, ये लिखा था ना। अब इसमें इतना और ऐड कर लीजिए कॉमा के बाद, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि अवकलज तो खूब सारे ले लिए ना आपने वहाँ पे, तो ये पॉइंट थोड़ा सा छूट गया था। एक घात के होते हैं, कॉमा, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। उच्च क्रम इसलिए क्योंकि d2/dx2 इन्वॉल्व हैं। रैखिक अवकल समीकरण इसलिए क्योंकि इसमें सारे 1 पावर के हैं। और तीसरा चीज़ क्या थी इसमें, अचर गुणांक इसलिए क्योंकि ये p और q जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। एग्जांपल करके आप ये पहला लिख दीजिए, इस तरह की इक्वेशन, d2/dx2 प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू x। इसमें x तो आपका x का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन p और q जो हैं वो कांस्टेंट्स होंगे, 2 3 5 6 जो भी हो जाए, -2 -3 रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम इस चीज़ को लिख नहीं रहे हैं कि वेयर p एंड q एंड x आर कितना कितना। अभी हम 1-2 इक्वेशन लिख के जनरल चलाएंगे, जनरल चलाने के बाद तब उसके बाद लिखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्होंने लिख ली है डेफिनेशन, अब वो एग्जांपल लिख लें। इस तरह की इक्वेशन जो है आपकी, पूरा नाम भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होना चाहिए। उच्च क्रम d2/dx2 हो है तो इसलिए उच्च क्रम है, सबकी पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर है, मतलब रेखीय है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इसके, तो ये आपकी इस कैटेगरी में आएगी जा कर के। क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो पहचानना बहुत आसान होता है। अगर d2/dx2 दिख जाए, d2 d3/dx, ये इस तरह की चीज़ें अगर दिख जाती हैं आपको, तुरंत आप समझ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 है। और अगर dy/dx रहता है तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 4 है। 4 और 5 में डिफ्रेंशिएट करना चैप्टर में कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के अंदर घुस करके और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना वो थोड़ा ट्रिकी वर्क है, और वो प्रैक्टिस से आएगा आपको। आप ये सोच लें कि कोई ऐसा बना देगा, चार्ट भी अगर आप बनाओगे तो मैं आप लोगों से खुद ही बनाने के लिए कह रहा हूँ, बाद में मैं भले ही उसे रिफ़ाइन कर दूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग पहले बनाइए ताकि दिमाग आपका लगे, ठीक है ना। दूसरा लिख लीजिए इक्वेशन, d3y/dx3 प्लस p d2y/dx2 प्लस q dy/dx प्लस r y इज इक्वल टू x। अब ज़रूरी नहीं है d3 के बाद d2 ही हो, d3 हो और dy/dx हो जाए, वो भी हो, मतलब एक हायर डेरिवेटिव dy/dx से अलावा एक हायर डेरिवेटिव कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए,
हमारा ये इस चैप्टर की इक्वेशन वो कही जाएगी। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, इन जनरल डैश डैश करके लिख दीजिए ऐसे से, और फिर इन जनरल। इन जनरल हम इस तरह की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए डी एन वाई बाई डी एक्स एन, जैसे ये सेकेंड डेरिवेटिव तक गए थे ना, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव तक गए, ये nth डेरिवेटिव तक चले गए हम, प्लस a1। देखिए पहले वाले के साथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरे वाले के साथ आपका क्या लग रहा है, a1, और एक डेरिवेटिव कम, जैसे इसमें एक कम बचा ऐसी, तो डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है और उस हिसाब से उसको लिख दीजिए। प्लस a2, अब एक और कम हो जाएगा, डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, एन प्लस सो ऑन करते जाइए। लास्ट में चलते चलते क्या बनेगा, ए एन और वाई बन जाएगा, बस केवल एक एक कम होते होते आप लास्ट में वाई तक आ जाएंगे, और इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, एक्स। ये इक्वेशन जो है वो आपकी जनरल इक्वेशन कहलाएगी। आगे कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है ना, कि ये इक्वेशन कुछ करना है हमें, तो वेयर लिख दीजिए a1 a2 कॉमा सो ऑन an आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि रियल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। एंड x ये आपका या तो कांस्टेंट हो सकता है, या फिर उसके बाद ये क्या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो x जो है आपका कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है। और ख़ास बात यह है कि सारे डेरिवेटिव्स की पावर जो है वो 1 है। डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये 1 पार इस तरह से है। अब हेडिंग डालिए ज़रा, ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब आप हेडिंग डालिए, एक और डेफिनेशन है। अच्छा, इसको तो लिखा ही रहने देते तो सही था। हेडिंग में ज़रा नीचे डाल रहा हूँ, होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट। अब ये मत लिखिए, है ना, क्योंकि ये तो मैं बता दिया आपको कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है बुक्स में, तो रहने दो। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? उच्च क्रम के, हिंदी वाले लिख लें, उच्च क्रम के समघात रैखिक अवकल समीकरण। इस वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स या डी टू बाई डी एक्स टू या जिस तरह की जो चीज़ें डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना, सबकी पावर क्या है, वाई में देख लीजिए 1 पार, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की भी 1 पार, सबकी पावर 1 1 है। लेकिन राइट साइड में वाई कितना है, राइट साइड में वाई तो है ही नहीं, यानी कि वाई की पावर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के, तो वाई की टर्म में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगल डिग्री के हैं, 1 पावर 1 घात के हैं, लेकिन राइट साइड में कोई भी घात नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस बना दूँ, होमोजीनियस मतलब सब तरफ एक जैसा कुछ रहे, तो फिर सीधा तरीका ये है कि आप x को क्या करें, ज़ीरो ही कर दें। तो ज़ीरो करने के बाद अब सारे टर्म 1 पार, y की 1 पार में आ जाएंगे, और राइट साइड में जो y की नहीं पावर थी वो गायब भी कर दिया आपने पूरा उठा के। तो इसका मतलब अब हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। कहने का मतलब है जो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा था, मतलब जो एक अंतर पैदा कर रहा था, उस टर्म को हम अगर हटा ही दें तो फिर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। तो अक्सर होमोजीनियस का मतलब यही होता है कि सब कुछ एक जैसा रहे। तो जो हमारा ऑड वन आउट था, मतलब जो अलग सा था, उसको हमने हटा दिया यहाँ पे। आप बताइए मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो मैं लिखवा दूँ इसको। अच्छा, फिर से देख लीजिए, ये देखिए y की अगर देखें, y की पावर वहाँ पे 1 है, इसमें भी डी वाई डी एक्स 1 पार का है, डी एन माइनस वन वाई डी एक्स 1 माइनस 1 ये भी 1 पार का है। मतलब सारे टर्म जो हैं आपके y में देखे जाएं तो y में 1 1 पार के हैं।
और राइट साइड में जो है वो जो ये x था, अभी हम उसको x ही अगर कर दें तो वो हमारा उसमें x की पावर्स तो हो सकती हैं लेकिन y की पावर तो नहीं है ना। तो अगर हम देखें y की पावर यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे क्या है, y की पावर 0 है। तो सब एक जैसे नहीं हुए ना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समघात, सबकी घात समान हो। तो कहाँ समान है, इन सब की तो समान है, इसकी नहीं समान है, तो हम इसको हटा ही देते हैं फिर। अब ये कोई टर्म ही नहीं माना जाएगा, तो सब देखिए सबकी घातें समान हो जाएंगी फिर। मतलब उसको बराबर न करने के, या तो चीज़ वही है ना कि जैसे 4 बोरियों में 3 बोरियों में कुछ भरा है, चौथी बोरी में जो है वो कम भरा हुआ है, तो आप चौथी बोरी हटाई दो, बजाय इसके कि चौथी बोरी हम पूरी भरें, ठीक है ना, बजाय इसके चौथी बोरी हम पूरी करें, इससे बढ़िया है चौथी बोरी हटाई दीजिए, तो 3 बोरियाँ सेम रह जाएंगी। पहले लिख लीजिए, फिर हो सकता है दोबारा से और अच्छा समझ में आ जाए। लेकिन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो जो जनरल इक्वेशन है उसी को फर्स्ट डाल दीजिएगा। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इफ़ x इक्वल टू 0, ऐसे इफ़ कैपिटल X इक्वल टू 0 देन, अब वो इक्वेशन पूरी लिख दीजिए जरा दोबारा से, अपनी कॉपी से लिखिएगा, मैंने पहला टर्म मिटा दिया था वहाँ पे, dny/dxn प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1, ऐसे करके इज इक्वल टू 0। नीचे लिख दीजिए, तब समीकरण समघात रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। यदि f इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू, राइट साइड में जो x था ना वो 0 है, अगर यदि x इक्वल टू 0 तो इतना, ऐसे समीकरण उच्च क्रम के, ये हिंदी वाले लिख दिए, ऐसे समीकरण उच्च क्रम के समघात रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। मतलब लैंग्वेज में हम रीजनिंग नहीं दे रहे हैं, बस हमने लिख दिया, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं ना कि आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि अब ये चीज़ें समझ रहे हो, है ना। अभी जो कुछ भी अटपटा लग रहा होगा आपको, जब एक्सरसाइज और मेथड्स आने लगेंगे तब आपको फिर दोबारा से पढ़ोगे या देखोगे वीडियो तो फिर वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अवकल संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर। अवकल संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, इस तरह की इक्वेशंस में आपको बार बार जो है वो, जब तक dy/dx लिखना था तब तो ठीक था। अब जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बार बार कैलकुलेशन में जब चलेगी इक्वेशन तो d2/dx2 d3/dx3, है ना, ये इस तरह के जो हैं वो कई बार इस तरह लिखने में लंबा लग रहा है हमें, d4y/dx4, ये ऐसे लंबे एक्सप्रेशन बार बार लिखने पड़ेंगे। तो इसको लोगों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जो d/dx है ये ऑपरेटर है। भाई देखिए, d/dx का मतलब क्या है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो हमारा हो गया ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब जिस पर ऑपरेटर लग रहा है, और ये हमारा हो गया ऑपरेटर। आप किसी भी को भी इस पे लगा दीजिए, ये अपने हिसाब से वैल्यू निकाल के दे देगा। तो इसी ऑपरेटर को उन्होंने बोल दिया डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको इन्होंने कहा कि हम केवल कैपिटल D से शो करेंगे इस चैप्टर के लिए। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा dy/dx केवल इतना, वो फंक्शन छोड़ दीजिए, d/dx जो है वो इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल D लिखा जाएगा। तो इसी ऑपरेटर को d/dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, और नोटेशन इसका ये यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज करिए d3y/dx3 प्लस 2d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 4 इज इक्वल टू x², इस तरह की कोई इक्वेशन है, तो मैं इसे बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूँ, इसका यूज़ करके d3y प्लस 2d² प्लस 3dy प्लस 4y होना चाहिए था, 4y इज इक्वल टू x², इस तरह से करके लिख सकता हूँ। इसमें देखिए अब y अगर आप किनारे निकालना चाहें तो d3 प्लस 2d² प्लस 3d प्लस 4 इज इंटू y इज इक्वल टू x², इस तरह से भी इसको जो है वो
लिखा जा सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये डी स्क्वायर डी क्यूब से कंफ्यूज ये मत हो जाइएगा कि ये लीनियर नहीं है, ये है लीनियर। ये क्यूब जो हैं वो डेरिवेटिव्स के लिए हैं क्यूब, ये उनके होल क्यूब नहीं है। मतलब कहने का ये है कि डी क्यूब वाई का मतलब ये कतई नहीं है कि डी बाई, इसका मतलब कि आप समझ लो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल क्यूब कर लो ना, ये डी थ्री बाई डी एक्स थ्री और वाई है। क्लियर हो रहा है कुछ क्या बता रहा हूँ मैं? मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी थ्री या डी टू या डी। कहीं बाद में आप सोचो कि बाद में चल के कहीं दिमाग में ये आने लगे कि ये ऑर्डर जो है वो नहीं, डिग्री बढ़ गई। डिग्री नहीं बढ़ रही है, ऑर्डर बढ़ रहा है बस। डी टू बाई डी एक्स टू, डी बाई डी एक्स थ्री, डी थ्री बाई डी एक्स थ्री, डी फोर बाई डी एक्स फोर, इनके नोटेशंस हैं ये केवल। एन की वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर हो। कौन सा एन? हाँ हाँ बिल्कुल सही, अंकित ने बिल्कुल सही कही ये बात। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब एन 1 यहाँ पे ले गए और एन 2 यहाँ, मतलब कम से कम डी टू बाई डी एक्स टू या ये इस टर्म होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर की क्वेश्चन को कह सकते हो कि हाँ भाई वो इस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो अब मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको इसके बारे में, ताकि जब आप दोबारा से कभी नोट्स रिवाइज़ करो तो आपको कुछ ना कुछ मिले। ऐसा ना हो कि हेडिंग डाल दी थी अवकल संकारक, इसमें लिख लीजिए अवकल समीकरणों को व्यक्त करने में हम सामान्यतया डी बाई डी एक्स के स्थान पर कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं। डी बाई डी एक्स के स्थान पर कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप। कैपिटल डी को अवकल संकारक कहते हैं। नीचे लिख लीजिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ऐसे बॉक्स में कर लीजिए। हैंस डी बाई डी एक्स आपका कहा जाएगा डी वाई, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहा जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई, एंड डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री आपका कहा जाएगा डी थ्री वाई। ये इसको बिल्कुल इस तरह से लिख रहे हैं ताकि समझ लें आप बिल्कुल। इसको लग रहा होगा कि दोबारा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में आपके फिट बैठ जाए उस तरह से लिख रहे हैं। सो ऑन डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू डी एन वाई, इस तरह से। अब ये एक समझा भी दीजिए एग्जांपल, मैंने शायद अभी लिखा भी था, मिटा दिया बेकार में मैंने। यूजिंग एबव नोटेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस 4d2 वाई बाई डी एक्स टू प्लस 3d वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, करके दिखा दीजिए। d3y प्लस 4d स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा d3 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये कभी कभी आपका ऐसे भी कह दिया जाता है एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक मतलब डी में पॉलिनोमियल हो गया एक तरह से, जैसे एक्स में पॉलिनोमियल होते हैं वैसे ही जो है वो यहाँ पे जो है वो डी में पॉलिनोमियल है। नीचे लिख दीजिए वेयर एफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर डी क्यूब प्लस 4d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 अवकल संकारक कैपिटल डी का बहुपदीय फलन कहलाता है। एक चीज़ ज़रा और देख लीजिए, अगर मैंने कहा 1/d तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? d जो है वो स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स, तो इसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि अगर d इन्वर्स कहें हम उसे तो क्या होना चाहिए? ये एक इंटीग्रल हो जाना चाहिए। इस बात को समझ रहे हैं आप? नोटेशंस हैं, उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपॉन में गया या वो हुआ ये क्या हुआ, ये नोटेशन है। अंकित ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका नोटेशन है इंटीग्रेशन के लिए।
तो इसका मतलब नोट में आप लिख लीजिए 1/d और fx है अगर आपके पास, तो इसका मतलब है इंटीग्रल fx dx। अगर आपके पास 1/d² fx है, कहीं पे आएगा ये बीच में, क्वेश्चंस के बीच में, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सारा लोड आज ले रहा हूँ इस तरह का। हाँ, तो देखिए 1/d² है, तो आप एक डी अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे और दूसरे डी को अप्लाई कर लीजिए, तो ये इंटीग्रल fx dx हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डी भी अप्लाई कर लीजिए, तो पहले तो ये fx dx पुराना वाला, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब ये 1/d जब अप्लाई करेंगे तो ये dx और आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये चूँकि अभी हम जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ तो पहले है ही ब्रैकेट में, और इस 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रल का साइन और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं वो चीज़। तो पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व होकर जो कुछ आए तब वो बाहर वाला इंटीग्रल काम करेगा। अब हेडिंग डाल दीजिए उच्च कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का संपूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन। संपूर्ण हल या ब्रैकेट में इसको कहते हैं, संपूर्ण की बजाय व्यापक हल ऐसे भी कह दिया जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसका सॉल्यूशन दो पार्ट्स में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको अलग एक आर्टिकल बनाया गया है कि ये सॉल्यूशन निकाला कैसे जाता है। तो माना दिया हुआ रैखिक अवकल समीकरण निम्न है, क्या है, वही जनरलाइज्ड वे में लिख लीजिए dny/dxn प्लस a1 dn-1 y/dxn-1 प्लस so on a/y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको लिख दीजिए पहले। माना दिया हुआ रैखिक अवकल समीकरण निम्न है, लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी, इंग्लिश वाले लिख लें, लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी, और फिर उसके बाद ये इक्वेशन लिख दीजिए। नीचे लिखे इसके संपूर्ण हल या व्यापक हल के दो भाग होते हैं। नीचे नंबर 1 लिखिए पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं CF, यही नाम हम यूज़ किया करेंगे, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। और दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहते हैं विशेष समाकलन। देखिए ये सब कहाँ से आ रहा है, इस बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैथमेटिशियंस ने करके रखा होगा, इसीलिए वो इतने महान थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, और शॉर्ट में PI से शो करते हैं। तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का दिया है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पूरक फलन और विशेष समाकलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, CF या PI। अब इनका एडिशन अगर हम कर लें, इन दोनों का एडिशन कर दें तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नीचे लिख दीजिए उपरोक्त दोनों का योग ही इक्वेशन फर्स्ट का संपूर्ण हल या व्यापक हल कहलाता है। तो नीचे लिख देंगे हम हेंस कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, CF प्लस PI, इक्वेशन नंबर 2। अब बात रह जाती है कि CF कैसे निकलेगा, PI कैसे निकालेंगे। तो CF को निकालने का सिंगल वे है, तो एक ही तरीका है, कोई भी इक्वेशन आ जाए CF उसी तरीके से निकाला जाएगा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक ही तरीका है,
चाहे जो भी हो उसमें एक ही तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, 5-6 तरीके हैं लगभग। तो वो फिर हम डिटेल में कल से देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। ये तरीका पूरे चैप्टर में काम आना है, ये वाला तरीका, तो इसलिए ये वाला टॉपिक ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालें, ठीक है ना। चलिए, तो फिर टाइम हो रहा है, अब अगली क्लास भी लेनी है मुझे। इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।